अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीएम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ये रेजिस्टिविटी क्या है और इससे रिलेटेड जो इनके डिपेंडेंस है टेम्परेचर पे, वो अभी हमने एक क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करना है, जो कि अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि हम डिफरेंट जब कंडक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो हमें ये पता चला कि रेजिस्टेंस जो क्वांटिटी है ये इसका लेंथ और एरिया के साथ क्या रिलेशन होगा। तो हमने यहाँ पर इसको सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस का ये पता होना चाहिए, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। एक करंट की ऑपोजिशन एक वायर में जो होती है वो क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली पोर्शन क्या होती है? लेंथ की होती है। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है एरिया के। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कोई भी वायर जो है उसकी लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और अगर उसका एरिया बढ़ाएंगे तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, क्योंकि एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए, और इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर खत्म कर दें तो यहाँ आ जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये रो जो है इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यहां से रेजिस्टेंस के जो यूनिट है ये है ओहम। ठीक है, और इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब आ गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में कितनी रेजिस्टेंस पाई जाती है वो क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है। रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मीटर ऑफ substance is called resistivity। इसी फॉर्मूला से हम रेजिस्टिविटी को डेराइव करेंगे, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। इसको हम जरा रीअरेंज करें तो रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। ठीक है, अगर किसी भी वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो तो रेजिस्टिविटी और रो जो है वो ये क्या हो जाती हैं? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, और रेजिस्टिविटी के जो यूनिट होते हैं वो ओहम मीटर होते हैं। ओहम मीटर, और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओहम मीटर। अब आता है कंडक्टेंस। ये तो है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये है एबिलिटी ऑफ अ फ्लो ऑफ करंट ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, एबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, एबिलिटी जो है वो कंडक्टिविटी कहलाएगी, और ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जी हम कंडक्टेंस को कहते हैं इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला कि अगर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, उसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा।
ठीक है, और अगर उसकी कंडक्टिविटी कम है तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसमें से करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, और इसके अगर हम यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस के ओहम होते हैं तो इसके मोह भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, मोह या पर ओहम, पर ओहम, तो इसको हम सिंबल में ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मोह पर ओहम, और सिंबल के लिए हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद कंडक्टिविटी, हम यहां पर लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी कहलाता है। इसका सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, और इसके यूनिट के लिए हम क्या लिखेंगे? मोह पर मीटर। ठीक है, या पर ओम पर मीटर, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है। ठीक है, अगर हम इसको कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर किसके इक्वल होगा? यहां पर देखें, अगर हम यहां से आर की वैल्यू निकालें तो आर इज इक्वल टू 1 ओवर जी, और यहां से अगर रो की वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दें। 1 ओवर जी इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा एल ओवर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस वाला फार्मूला जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टर और कंडक्टेंस आ गया। ठीक है, अब आता है डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल की उसके टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज कर जाती है। अब टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज करती है? देखें, एक वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ने एक तरफ से एंटर होना है और उसके फ्लो करके दूसरी तरफ जाना है, तो इसको हम करंट कहते हैं। लेकिन इस वायर के जो मटेरियल जिससे बना हुआ है, ठीक है, इसके एटम जो ऑसिलेट करेंगे, वो ऑसिलेशन जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। जैसे भी इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके एटम्स की एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाएंगे। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे तो वो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन्स की रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन की बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का इनके साथ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस है बेसिकली, तो हम यहां पर बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमने जो यहाँ पर चीज़ फाइंड करनी है वो बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। चलें, उसकी जब डेफिनेशन आएगी तब हम बात करेंगे। फिलहाल हमें यही पता होना चाहिए कि टेम्परेचर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो किसी भी कंडक्टर के एटम्स जो है उनकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, और वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो करेंगे उनके साथ कोलिजन करेगा और उसकी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कंडक्टर में से। ठीक है। तो हमारे पास जो किसी भी मटेरियल में चेंज इन जो रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर नॉट के। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन। किसी भी मटेरियल की 0 केल्विन पे जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट कहलाएगी, और उसका चेंज जो है वो डेल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि रेजिस्टेंस में चेंज कितना आया है।
तो रेजिस्टेंस का चेंज उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये मतलब ना सिंपल सी बात है कि एक इंसान वैसे ही अगर मतलब नॉर्मल मिजाज का इंसान है तो उसके गुस्से में या उसकी नॉर्मल फीलिंग में चेंज इतनी आसानी से नहीं आता। मतलब अगर कोई तहम्मुल वाला इंसान हो, ठीक है, तो उसको आप गुस्से में लाने के लिए बड़ा काम आपको वर्क करना पड़ता है। इसी तरह ही अगर कोई मटेरियल ऐसा हो जिसकी आर नॉट की वैल्यू मतलब उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस या जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, अगर वो बहुत ही कम है तो उसका चेंज भी उतना ही कम आएगा, ठीक है। और अगर किसी की जीरो टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका मतलब उसका चेंज भी ज्यादा आएगा। इस तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक गुस्से वाला इंसान है, उसका जरा सी बात करें तो उसकी तबीयत में फौरन ही चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ही मटेरियल भी होता है। अगर मटेरियल की जीरो टेम्परेचर पर ही रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसका चेंज भी कम होगा, और अगर उसकी जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसका चेंज भी ज्यादा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आर नोट मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, आर नोट हम लिख देते हैं यहां पर, आर नोट रेजिस्टेंस एट जीरो केल्विन, ठीक है। और डेल आर जो है चेंज इन रेजिस्टेंस है। इसी तरह ही डेल आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल चेंज इन टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करें तो ये आ जाएगा डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें तो यहां पर डेल आर इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब ये एल्फा क्या है, ठीक है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहां पर लिख भी देते हैं अल्फा, ठीक है। अब यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो किसकी इक्वल आएगी, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। मतलब कि चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डेल आर के, और चेंज इन रेजिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, आप किसी भी मटेरियल को जब हीट अप करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आर टी की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। यहां पर हमें आर टी का भी पता होना चाहिए। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी केल्विन, किसी भी खास टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर टी कहलाएगी, ठीक है। और इनका चेंज जो है वो डेल आर, वो किस तरह हम फाइंड करेंगे, डेल आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी उसका चेंज कहलाता है। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस हमने अभी लिखा है, अभी रेजिस्टिविटी की फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। अगर यही हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि आर टी जो होगा वो रो टी एल ओवर ए के इक्वल होगा, और आर नॉट जो होगा वो रो नॉट एल ओवर ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर देना है। तो यहां पर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू रो टी एल ओवर ए माइनस रो नॉट एल ओवर ए डिवाइडेड बाय रो नॉट एल ओवर ए डेल्टा टी। इन सब में एल ओवर ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें यहां से, रो टी माइनस रो नॉट ओवर एल ओवर ए रो नॉट डेल्टा टी, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो फॉर्म आ गई ये
रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, और ये है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसके केसेस कुछ हैं। इफ अल्फा इज पॉजिटिव, अगर चेंज पॉजिटिव आ रहा है अगर ये चेंज पॉजिटिव आ रहा है मतलब फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ गई है इनिशियल रेजिस्टेंस से, फाइनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई, मतलब उसकी जीरो टेम्परेचर पर इनिशियल थी रेजिस्टेंस थी 5 ओम, और टेम्परेचर जब इंक्रीज किया 10 ओम होगी, तो जब चेंज निकालेंगे तो 10 माइनस 5 आ जाएगा चेंज, पॉजिटिव चेंज आएगा। तो जब भी फ्रैक्शनल चेंज पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है वो जो मटेरियल है वो क्या है, मेटेलिक है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो हैं इनकी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी थर्मल वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है, और वाइब्रेशन की वजह से उनका टकराव या कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ने से उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, इफ अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब फ्रैक्शन चेंज जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस पहले थी 5, ठीक है, बाद में क्या हो गई 2 हो गई, तो 2 माइनस 5 क्या आ गया, -3 आ गया, तो चेंज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ऐसे मटेरियल जिनका चेंज नेगेटिव आता है वो क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का आपको अच्छे से पता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। और मेटल जो होते हैं इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशन में। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए और मेटल्स के लिए इस तरह से केस है। और थर्ड इसमें है, अगर अल्फा जो है वो जीरो आएगा, ये कुछ अलॉयज के लिए होता है, मतलब अगर हम मिक्सचर बनाया हो ना अलॉयज का, मैंगनीन या कुछ इस तरह से मैग्नीज वगैरह, ये किसी एटम में मिक्स करके बनाए हो, तो वो आपके पास उनका जो चेंज है वो जीरो आ रहा होता है, तो उसमें कोई चेंज, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस और ये फ्रैक्शनल चेंज की टेबल भी दिया गया इस टॉपिक में डिफरेंट मटेरियल की वैल्यूज दी गई हैं, और ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में अक्सर इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, वहां पर आपको क्या दिया होता है, रेजिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर आप 100 केल्विन पे जीरो केल्विन पे ये वाली रेजिस्टेंस है, 100 केल्विन पे ये है, तो ये दोनों का चेंज निकाल लेंगे। ठीक है, और 100 माइनस जीरो, चेंज इन टेम्परेचर भी आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर भी आपने ऐसे ही निकालना है, T2 माइनस T1। ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल है इन दोनों का चेंज जो है वो डेल्टा टी कहलाएगा। और इस तरह डेल आर भी जो है वो आर टी माइनस आर नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, और अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक कि आप लोगों को आज के लेक्चर में हर चीज़ जो है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दी गई है। पहले नंबर पर रेजिस्टेंस, उसी से रिलेटेड रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और फिर इन सब का जो है डिपेंडेंस टेम्परेचर पर क्या है वो भी हमने यहाँ से इसके लॉन्ग अकॉर्डिंग समझ लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।